अपनी माँ की इकलौती बेटी है। आखिर में जो भी मायके में रहेगा वो सब इसे ही तो मिलेगा। इन शॉर्ट सब तेरा। अच्छा, तो ये दिन आ गया कि ये मैथ्स लगाकर मैं लड़की को पटाने जाऊं। प्लीज यार, ये चीज ना मुझे पसंद नहीं है। और अटाने पटाने में तो मैं मानता भी नहीं हूँ। अगर किसी से बात शुरू हुई जलवा सही से तो सेंस भी बनता है। बड़ी तेजी से लोग बदल रहे हैं, बहुत दूर का सोच ले रहे हैं अपने फायदे के लिए। और इतनी दूर तक रिश्ता पहुंच नहीं पाता क्योंकि सर्वाइव आपको उस पर्सन के साथ ही करना होता है। कोमल नाम है लड़की का। तुझे अगर टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट कर सकते हो भाई। अगर बात उससे अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉप कर देना। मैं कौन सा तेरे गले पर चढ़ा बैठा हूँ। संदीप व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड पंकज को कमल का नंबर फॉरवर्ड कर देता है। पंकज, जिसे इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो इस मैसेज को इग्नोर मार देता है। वो इस वाकये को पूरी तरह भूल जाता है। 2 महीने बाद पुष्पा जी, कह दीजिए अपने लाडले बेटे को शादी की इतनी आग लगी है तो जाकर किसी गरीब मजबूर की बेटी को ब्याह कर घर ले आए। इस तरह बाहर दूसरे की बेटियों को ताका झाकी करके जेल का रास्ता ना खुले। पूरे जिंदगी अपने परिवार की इज्जत बचाता रहा मैं, अब ये हमारी इज्जत को कालिक लगाएगा। क्या बात हो गई जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया पंकज ने? मेरा बेटा तो किसी पराई औरत को नजर उठाकर देखता भी नहीं। महाशय को कमरे से बाहर बुलाइए। हमारे सामने ये शरीफ ज्यादा बनता है और पीछे लड़कियों को छेड़ता है। पूरी मार्केट में हल्ला है कि पंकज यहाँ वहां लड़कियों को ताड़ता फिरता है। पुष्पा ये बात सुनते ही भागती हुई पंकज के कमरे में जाती है। पंकज के कानों पर ये बात जाती ही उसकी आंखें भीग जाती हैं। दुनिया की बातें आपको सही लगती है पर अपने बेटे की नहीं। वो चुन्नी लाल दुनिया भर में फालतू की अफवाहें फैलाता रहता है। आपको पता नहीं है क्या उसका नेचर। पंकज अपना फोन उठाता है और अपने घर से बाहर निकल जाता है। पार्क में अकेला बैठा पंकज यहाँ वहां की 10 बातें सोच रहा था। संदीप ठीक ही कहता है। एक उम्र के बाद अपनी पर्सनल लाइफ होनी बहुत जरूरी है। आज मेरी लाइफ में कोई लड़की होती तो वो मुझे समझती। पापा की सोचकर कभी किसी की और नजर उठाकर देखा नहीं। उसमें भी अब लोग कह रहे हैं 30-32 साल का लड़का हो गया है, शादी नहीं हो रही, इसलिए यहाँ वहां ताक झांक कर रहा है। क्या दुनिया है। टफ से टफ इंसान के जीवन में ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वो इमोशनली ड्रेन महसूस करता है और इस वक्त उसे एक साथी की जरूरत महसूस होती है। उस वक्त जो हाथ आपके हाथों पर रखते उसे आप जीवन भर के लिए थाम लेना चाहते हैं। हाय कोमल, पंकज दिस साइड, गॉट योर नंबर फ्रॉम संदीप। आई नो, कैन वी मीट। अकेलेपन में पंकज का कोमल को किया हुआ मैसेज और उसका तुरंत किया हुआ रिप्लाई पंकज और कोमल के मिलने का रास्ता तय कर लेती है। दोनों की बातें रोज होने लगती है। दोनों डेट करने लगते हैं और फाइनली 6 महीने बाद पंकज कोमल से शादी करने का तय कर लेता है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू चाहे अंधी लूली लंगड़ी ही बहू बनाकर लिया। इंसान मन से अच्छा होना चाहिए, बाकी की कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो कोमल तो अंधी लूली लंगड़ी भी नहीं है मम्मी। बचपन में उसके पापा ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। अकेले पाला है उसकी माँ ने उसे। उस दिन तो पापा आप कह रहे थे किसी मजबूर लाचार की बेटी को शादी करके ले आओ। अब इससे मजबूर और कौन होगा। अरे मजबूर बोला था, तू तो किसी को भी उठा कर ले आया। लड़की जो खानदानी होती है वही घर निभा पाती है। जिसने बचपन में ही अपनी माँ को परिवार से अलग होते देखा हो उसके अंदर तो रौब रहेगा ही। हर बात में घर छोड़ने की बात तो करेगी। न पीछे कोई रोने वाला, न आगे कोई गाने वाला। ननिहाल का दिया हुआ छोटा सा घर है, वही सब कुछ है। जिन लोगों को खोने का कोई डर नहीं होता ना, उन लोगों से रिश्ता बड़ा भारी पड़ता है। ऊपर से लड़की हमारी जात की भी नहीं है। देखिए जी, बोलना तो नहीं चाहिए, बहनें तो आपकी भी 2 हैं जो अपनी ही बिरादरी में गई है, पर रोज पीटती है अपने पतियों से। तो रंग रूप जात बिरादरी इन चीजों की तो बात आप मेरे साथ मत ही कीजिए। ये सब अपना अपना भाग्य होता है। और वैसे भी आप कह रहे थे ना आपका बेटा शादी नहीं कर रहा, इसके कारण लोग इसकी बातें बना रहे हैं, तो करने दीजिए ना आप इसे अपने मन की। नहीं तो ढूंढ कर ले आइए कोई अच्छी लड़की। मतलब दोनों माँ बेटे एक होकर बैठे हैं। करो भाई जो करना है, कुछ होगा तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। और बस आधी नाराजगी आधी मुस्कान के साथ विनोद कोमल और पंकज के रिश्ते को अपना लेता है। अपनी बहू को विदा होते देख विनोद की आंखें भर आती है। समधन जी, आपकी बच्ची अपने ही घर जा रही है, आप दुखी मत होइए। और ये घर भी तो आपका ही हुआ, आपका बेटा रहता है इस घर में। जरूरत लगे तो आप बेझिझक आ सकती हैं। समझ लीजिए यह आपका भाई आपसे कह रहा है। पंकज और पुष्पा मुस्कुरा देते हैं। विनोद का दिल मोम की तरह था। अपनी बहू के आंसू देखकर फट से पिघल गया। पंकज कोमल का हाथ पकड़कर अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। सच कहूं कोमल, जिस दिन संदीप ने मुझे तुम्हारा नंबर भेजा था ना, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये रिश्ता यहाँ तक पहुंच जाएगा। मतलब मैंने पहली बार मैसेज किया, सीधा मिलने बुला लिया और किस्मत देखो तुम आ भी गई। और अब
सीधे मेरे घर में। पंकज खुद ही खुद में बोले जा रहा था, लेकिन कोमल का ध्यान उस पर था ही नहीं। वो तो सीलिंग से लटके हुए पंखे को देख रही थी। तुम सुन रही हो? 90,000 की सैलरी है ना तुम्हारे, और कमरे में एसी भी नहीं है? आर यू सीरियस? पंकज, मुझे ये सब ना पहले पूछ लेना चाहिए था। मैंने भी बचपना दिखा दिया। अरे वो मेरा घर पुराना है ना, और ये बिजली की तारें इस पंखे का वोल्ट ही बर्दाश्त कर ले, बड़ी बात है। वायरिंग चेंज करवानी होगी पूरी, और भी कई काम है। इसीलिए तो मैं कह रहा था जरा टाइम लेकर शादी करते हैं, पर मम्मी को लगा कि मैं कोई फ्रॉड लड़का हूँ जो समय का कहकर तुमसे हाथ छुड़ाकर भाग जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा पहले तुम्हें घर ले आता हूँ, उसके बाद घर को तुम्हारे हिसाब से बदल दूंगा। पंकज और कोमल बिस्तर पर लेट जाते हैं। पंकज प्लीज इस साइड आ जाओ, मैं उस साइड चली जाती हूँ। उधर खिड़की है ना, मुझे हवा की जरूरत है। और हाँ, जब एसी लगाओगे ना तो फॉल सीलिंग जरूर करवाना। फॉल सीलिंग में चांद सितारे बहुत सही लगेंगे। मुझे ना खुले आसमान का नजारा बहुत पसंद है। आप कहे तो असली चांद ही ले आओ मैडम। पूरी रात कोमल यहाँ से वहां करवटें बदलती रह जाती है। अगली सुबह, बहू बेटा उठे नहीं अब तक, जरा कुआं पूछ ले, फिर आराम कर लेना। पुष्पा की आवाज से पंकज की नींद खुलती है। कोमल, मम्मी दरवाजे पर है, उठ जाओ। अरे सोई कहाँ हूं कि उठ जाऊं? पंकज दरवाजा खोलता है। हाथ में चटक लाल रंग की साड़ी लिए पुष्पा अंदर आती है। अच्छी चमक दिख रही है चेहरे पर। थैंक यू मम्मी जी। आप ठीक से सोई थी ना? पगली कहीं की, मुझसे पूछ रही है। अच्छा तू फटाक से नहा ले, और ये साड़ी और कुछ गहने हैं, इन्हें पहनकर बाहर आ जा। सब औरतें तेरा ही इंतजार कर रही है। पूजा साड़ी और गहने रखकर कमरे का दरवाजा सटाकर बाहर निकल जाती है। नो वे पंकज, मैं ऐसी चमकीली साड़ी नहीं पहनने वाली। अच्छा तो ठीक है, मत पहनो। तुम्हें जो साड़ी पसंद आती हो वो पहन लो। कुआं पूजन की रस्म तो करनी है, कोई साड़ी पूजन की रस्म थोड़ी ना है। कोमल फौरन बाथरूम में जाती है और नहाकर अपने सूटकेस से एक लाइट ब्लू कलर की इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है। ये क्या हरकत है? कुआं पूजन की रस्म में बहू इस तरह ब्लाउज और पैंट पहन कर आएगी? पुष्पा, लव मैरिज इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नंग धड़ंग घूमने लगेंगी बहुएं। मैंने तो बहू को साड़ी दी थी, फिर इसने ये क्या पहन लिया। मैं अभी जाकर देखती हूँ। पुष्पा कोमल के पास जाती है। मैं साड़ी और ब्लाउज को ना बाथरूम में ले गई थी और वो गलती से स्लिप होकर गिर गई। साड़ी गीली हो गई इसलिए मैं पहन नहीं पाई। सामने यही कपड़ा था तो हड़बड़ में पहन कर आ गई। वही मैं सोचू मेरी बहू मेरी बात तो काटेगी नहीं। बस ये दुपट्टा है ना बहू, इसे जरा सामने थोड़ा ढक ले। हाँ, और सर भी एक बार रस्म हो जाए, उसके बाद कमरे में जैसे रहना हो रहना है। सभी औरतों के साथ कोमल कुआं पूजन की रस्म के लिए निकलती है। चलो कोमल, अब मिट्टी खोदो और गीली मिट्टी से छोटा सा घर बनाओ। उसे बाहर ताजे गोबर से लेप करो, फिर दिया जलाकर उस मिट्टी के घर को दिया दिखाओ। ये रस्म घर की वृद्धि के लिए होती है। मैं अपने हाथ को किसी मिट्टी गोबर में नहीं डालने वाली आंटी जी, सो सॉरी। मैं यहाँ पर आ गई, इतनी चिलचिलाती गर्मी में यही बड़ी बात है। बिना रस्म किए कोमल घर आ जाती है। इसी तरह कोमल के नखरे बढ़ते जाते हैं। कुछ दिनों बाद, मम्मी कब से अकेली लगी हुई है किचन में। कोमल, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम खाना वगैरह परोसने में तो मम्मी की हेल्प कर दो। शादी के पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, ऐसी बातें करते थे कि मुझे सर पर बिठा कर रखोगे। तुम्हारे घर वालों से प्रॉब्लम थी ना तुम्हें, कोई तुम्हें समझता नहीं था। यहाँ इमोशनल सपोर्ट के लिए शादी की तुमने कि मुझसे काम करवाने के लिए की? मेरे मायके में मैंने कोई काम नहीं किया। मेरे पापा और मम्मी के बीच भले कितनी ही प्रॉब्लम रही हो, पर डैड ने मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। और ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी कमाई अच्छी नहीं है। 90,000 की सैलरी है, फुल टाइम की एक मेड रख लो। मतलब कि तुम कुछ नहीं करोगे, दिन भर घर पर पड़ी रहोगी और अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाती रहोगी। अच्छा, कोई ख्याली पुलाव नहीं था, वो मैंने देखा था। तुम कविता भाभी से कितने हंस हंस कर बातें कर रहे थे मेरे सामने। ऐसी हंसी तो नहीं निकलती तुम्हारी। पंकज कोमल की ओर देखता हुआ कमरे से बाहर आ जाता है, फिर नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कोमल अपने कमरे में ही नाश्ता करती है और कुछ देर बाद अपना पर्स उठाकर घर से बाहर निकलने लगती है। कहाँ जा रही हो बहू? आज तो तुम्हारी मामी सास आने वाली है, बताया तो था कि उसी की तैयारी चल रही है। वो इतनी दूर से आएंगी और घर पर तुम्हें नहीं देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं क्या करूं मम्मी जी, मेरे लिए मेरी माँ ज्यादा जरूरी है, ना कि मामी सास। ये क्या बात हुई बहू? जिस माँ ने मुझे बचपन से पाला, मैं उनसे मिलने ना जाऊं? और जिस मामी सास को मेरी शादी में पहुंचने का वक्त भी नहीं था, उनके लिए हम मूर्ति बनकर उनका इंतजार करूं? नो वे। आपके काफी रिश्तेदारों को एंटरटेन कर चुकी हूं मैं, अब मुझसे ये ज्यादा नहीं होगा। और प्लीज जब भी मैं कहीं जा रही हूं ना तो मुझे टोका मत कीजिए। इतनी रेस्ट्रिक्शन तो मेरे मायके में मुझ पर कभी किसी ने नहीं लगाई। छू मच।
ठीक है बेटा, जहां जाना है चली जाना, बस 10-15 मिनट रुक जा। एक बार भाभी आ जाए, उनको मुंह दिखा लो, फिर चले जाना। मूवी छूट जाएगी मम्मी जी, हाथ में टाइम लेके जाना पड़ता है। घर से निकलते ही रिक्शा के लिए मगजमारी करनी पड़ती है, कितना इंसल्टिंग लगता है ये सब मुझे। आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स कार में घूमती है और मुझे रिक्शा के लिए वेट करना पड़ता है। ये शादी करके मैं तो फंस गई। दांत पीसती हुई कोमल अपने घर से बाहर निकल जाती है। हर रोज अपने मायके से अपने ससुराल को कंपैरिजन करना और कोमल का दिन दिन भर घर से गायब रहना धीरे धीरे उसके ससुराल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एक हफ्ते बाद घर का रेनोवेशन का काम शुरू होता है और कोमल अपने कमरे को अपने हिसाब से डेकोरेट करवाना शुरू कर देती है। क्या है, पापा मम्मी के कमरे को क्यों रेनोवेट करवाना है? उन्हें ऐसे एनवायरमेंट की आदत है, मेरे लिए ये सब नया है। मुझे एसी चाहिए, मुझे फॉल सीलिंग चाहिए, मुझे कार चाहिए। इन चीजों की मुझे जरूरत है, उन्हें क्या जरूरत है? और वैसे भी उनकी उम्र बची कितनी है। शट अप कोमल, अब तो मुझे लग रहा है तुमसे शादी करके सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। काश उस दिन 2 मिनट के दुख के लिए मैंने तुम्हें मैसेज ना किया होता, तो कम से कम ये सब सुनना तो नहीं पड़ रहा होता मुझे। अच्छा, लगता है तुम भूल गए, तुम्हारे पापा को तुमसे ज्यादा यकीन बाहर वालों पर है। कम से कम मैं तुम पर विश्वास तो करती हूँ। कोमल के कमरे से आ रही आवाज विनोद और पुष्पा साफ साफ सुन पा रहे थे। विनोद की नजरें झुक जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था, बिरादरी के बाहर शादी करोगी तो ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। लगाओ फोन समदन जी को और बताओ उनकी बेटी रोज यहाँ क्या ड्रामा कर रही है। आस पड़ोस वाले बातें बनाने लग गए हैं। इतना क्या चीखना चिल्लाना कि 4 घर को पता चल जाए। मैं करती हूँ बात समदन जी से, आप शांत हो जाइए। पुष्पा कोमल की माँ को फोन मिलाती है और उन्हें अपनी बात बतानी शुरू ही करती है कि उसकी समधन उसी पर खाना पानी लेकर चढ़ जाती है। हाँ तो अपने पति से मांग रही है, आप भी तो सब कुछ अपने पति से ही मांगती है ना। आपका बच्चा भी आपके पति से ही है ना। जब आप अपना सारा संसार अपने पति को मान सकती है तो मेरी बेटी पंकज जी को अपना संसार क्यों ना माने। और फिर ऐसे आप लोग मियाँ बीवी के बीच में क्यों घुसते हैं? लड़के लड़कियों का चक्कर बाहर चलने लगता है तो माथा पीटते हैं बाद में। मेरी कोमल को मैंने नाज़ से पाला है, एक पानी का गिलास नहीं उठाया मैंने उससे। और यहाँ आप लोग इतना काम करवाते हो, कभी मेहमान आकर बैठ जाए, कभी कोई प्राइवेसी नहीं बच्चों के जीवन में। और आपकी ननद क्या कर रही थी, बच्चा कर लो। अरे क्यों कर ले बच्चा, अभी तो मेरी बेटी खुद बच्ची है। मतलब कि कोमल को ये बड़ी बड़ी बातें आप ही सिखा रही हैं। यहाँ माँ को घर जोड़ना चाहिए कि तोड़ना चाहिए? फिर तो लोग यही कहेंगे ना, जिस माँ ने अपने पति के साथ रिश्ता नहीं रखा वो अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दे रही है। ये तो आप बोली मत समदन जी, कोमल से पंकज की लव मैरिज हुई है। अगर मैं चाहूँ ना तो पंकज जी के साथ कोमल को अपने घर बुला लूं, फिर आप दोनों मियाँ बीवी इस उम्र में अकेले हो जाएंगे। अगर आपका पंकज इकलौता है तो मेरी कोमल भी इकलौती है। जितनी शांति से सब कुछ हो रहा है ना, होने दीजिए, वरना दिक्कत आप लोगों को ज्यादा होगी। पुष्पा अपने बेटे का घर बचाने के लिए चुप रह जाती है, पर कोमल अब कहाँ रुकने वाली थी। कुछ दिनों बाद पंकज के दोस्त संदीप की एंगेजमेंट थी। 4 लोग सगाई में ज्यादा नहीं हो जाएंगे बेटा? अरे पापा, संदीप सिर्फ मेरा दोस्त थोड़ी ना है, कोमल का भी दोस्त है। इस घर में 2-2 इनविटेशन कार्ड आए हैं तो 4 लोग तो जा ही सकते हैं। और वैसे भी संदीप ने कहा है कि सभी को लाना। आप भी क्या जी, पूरे 2100 का लिफाफा दे रहे हैं सगाई में, तो 4 लोग तो खाएंगे ना। और संदीप कौन सा पंकज की सगाई में नहीं आया था, उसके तो चाचा चाची भी आए थे। हमारी तो घर वाली बात है, आप इतना मत सोचिए। आपने बोल तो दिया मम्मी जी, पर सब जाएंगे कैसे? देखिए घूम फिर कर बात आती है बाइक पर। एक बाइक है, उस पर मैं और पंकज चले गए तो आप और पापा जी कैसे आएंगे? इसीलिए मैं कहती हूँ कि कार मैंडेटरी है। और वैसे भी बाइक में भी कोई क्या ही जाएगा। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, आप और पापा जी और पंकज आप तीनों चले जाओ बाइक से, नहीं तो फिर मेरी तो हेयर स्टाइल खराब हो जाती है। तुम्हारी बात में वैसे दम तो है कोमल। एक ओला कर लेंगे, उसमें क्या है? मुझे नहीं जाना। वो क्या होता है ना, रिटर्निंग के वक्त अगर लेट हो गया, उस वक्त ओला नहीं मिली, फिर संदीप के आगे पीछे घूमो। भाई घर में कोई गाड़ी हो तो हमें भिजवा दो ना, फिर अगर लेट घर पहुंचे तो नींद भी लेट से खुलेगी। फिर यहाँ तो 6 से 7 बजते बजते पापा जी की गार्गल की आवाज, मम्मी जी के बर्तन बजाने शुरू हो जाते, सर में दर्द होने लगता है मेरे। डोर्स और विंडो ना कमरे के नॉइज कैंसलेशन वाले होने चाहिए। शादी के पहले तुम्हारे मायके में मम्मी पापा जा चुके हैं। 2 कमरे हैं जिसमें से एक की छत टपकती रहती है और दूसरी जैसी भी है उसमें ही तुम और मम्मी जी रहती हो। उसमें भी कभी तुम्हारे मामा मम्मी आकर कलेश कर देते हैं, कभी तुम्हारे पापा। तुम्हारे मायके में क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर मैंने तुमसे कभी सवाल नहीं किया। पूरे 25 लाख का लोन लेकर मैंने शादी की, 1 रुपए का भी खर्च तुम लोगों से नहीं करवाया। उस लोन को मैं चुका पा रहा हूँ कि नहीं, ये बिना पूछे बिना जाने तुम रोज मुझ पर खर्च बढ़ाती ही जाती हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? जिस हिसाब से तुम यहाँ हर चीज में कोई ना कोई कमी निकालती रहती हो ना,
लगता है जैसे तुम किसी राजाओं के घर से आई हो। कोमल को बाबू सोना कहकर समझाता हुआ पंकज जब उसे उल्टा जवाब देकर आईना दिखा देता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। देखो, बदलाव शादी के बाद ही आता है। मुझे पता है कई लोगों ने तुम्हारे कान भरे हैं कि शादी के बाद अपने पति से हर चीज की इज्जत करना, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा, पर उसके लिए तुम्हें भी तो ये समझ रखनी होगी कि तुम्हारा पति किस हालात से गुजर रहा है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझ कर चलना पड़ेगा बेटा। जैसे यहाँ तुम हर चीज में कमी निकालती हो, हमें नीचा दिखाती हो, अगर यही काम पंकज तुम्हारे घर जाकर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आई एम सॉरी पंकज, मम्मी जी, पापा जी, आई एम सॉरी। चल छोड़ बहू, ये बोल संदीप की शादी में किस रंग का कुर्ता पहनूं? आप भी ना पापा जी। शहर के सबसे आलीशान वेडिंग हॉल में शादी का मंडप सजा है, जहां आज सिया और कबीर शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रहे हैं। अपने आप में सिमटी हुई छुई मुई सी सिया और पूरे समय फोन पर व्यस्त कबीर आज सबकी नजरों का मेन अट्रैक्शन थे। कबीर, कम से कम आज तो काम को साइड में रख दो बेटा। तुम्हारी जिंदगी का इतना स्पेशल दिन है और तुम बस फोन में ही बिजी हो। क्या करूं मम्मी, ये बात क्लाइंट समझते नहीं ना। अच्छा ठीक है, अब फोन बिल्कुल बंद, ओके। लेकिन तभी कबीर का फोन फिर से बजता है और आदत के अनुसार वो झट से उसे रिसीव कर लेता है। तुम नहीं मानोगे। रस्में पूरी होती हैं और सिया विदा होकर मल्होत्रा निवास में आती है। हंसी मजाक के बीच सिया के गृह प्रवेश की रस्म होती है और डरी सहमी सी सिया घर में एंट्री लेती है। सिया को उदास देखकर उसकी नंद खुशबू उसके पास आती है और प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, कंफर्टेबल हो जाओ सिया, ये अब तुम्हारा ही घर है। अब हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। तुम्हें थकान हो रही हो तो चलो थोड़ी देर लेट जाओ, फिर कुछ रस्में भी पूरी करनी है। दीदी, मुझे वॉशरूम भी जाना है। ओह, तो इतनी सी बात के लिए इतनी हिचकिचाहट? चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। खुशबू सिया को कमरे में लेकर जाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। तभी कबीर वहां किसी काम से आता है और बेड पर सिया को लेटे देखकर उल्टे पांव लौटने लगता है। अरे अरे, भाग क्यों रहा है? ये तेरी ही बीवी है भाई। तू तो ऐसे घबरा गया जैसे ये कोई पराई औरत है। अब तू थोड़ी देर सिया के पास बैठ, मैं मम्मी का हाथ बटाती हूँ। तुम ही बैठ जाओ ना दीदी, मैं बाहर का कुछ काम देख लेता हूँ। खुशबू के जवाब का इंतजार किए बिना कबीर जल्दी से चला जाता है। मेरा भाई भी ना जग से निराला है। लड़के तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं और इसे मौका मिला तो ये भाग रहा है, पगला कहीं का। दीदी, आपको काम हो तो आप जाइए, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने के लिए आती हूँ। खुशबू सुजाता का हाथ बटाने बाहर आ जाती है और थोड़ी देर बाद सिया को कमरे से बाहर लेकर आती है। सभी मेहमान और परिवार के लोग सिया और कबीर को घेर कर बैठ जाते हैं और हंसी मजाक के बीच अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू होती है। देख भाई, इस खेल में तू जीते चाहे हारे, लेकिन अपनी मैडम जी के सामने तो तुझे जिंदगी भर झुकना ही पड़ेगा बच्चों। आहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप तो मेरे गुलाम ही बने फिरते हैं। देखो, इनकी बातों में न आना, बड़े छुपे रुस्तम है ये। गुलाम ही तो है जीजू आपके, सारा जमाना यूं ही इन्हें आपका दीवाना नहीं कहता। क्या तुम भी। चलो भाई, हम पुराने लोगों को छोड़कर अब जरा नए नवेले जोड़ों पर भी गौर फरमाया जाए। इसी तरह बाकी कपल की भी खूब खिंचाई होती है, लेकिन इस हंसी मजाक और छेड़छाड़ के बीच शर्मीली सिया मुंह नीचे करके सबकी बातें सुनती है और कबीर के चेहरे पर बस हल्की सी मुस्कान होती है। अगले दिन, सिया बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें जो भी मीठा बनाना आता है बना लो। जो मीठा बनाना हो मतलब? सिया, तुम तो कबीर की पसंद का ही कुछ बनाना। जाओ, वो कमरे में बैठा है, उससे पूछ कर आओ कि आप मीठे में क्या खाएंगे जी। शर्मीली सिया नीचे मुंह करके वहीं खड़ी रहती है तो खुशबू उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है और शरारती अंदाज में कहती है, लो जी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक तो ले आई, अब आगे का काम तुम्हें ही करना होगा। पूछो क्या पूछने आई थी? पूछो भाई, तुम्हारे ही पतिदेव हैं ये। जी, वो मैं पूछ रही थी कि आप मीठे में क्या खाएंगे? जो तुम्हें पसंद हो वही बना लो। भाई, मेरी भी अरेंज मैरिज ही हुई थी, लेकिन इतने शर्मीले तो हम दोनों भी नहीं थे। तुम्हारी तो लगता है राम मिलाई जोड़ी है, एक शर्मीली तो दूसरा संकोची। सिया हलवा बना लेती है और पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। यहाँ भी मेहमानों की छेड़छाड़ का जवाब दोनों शर्म और संकोच से ही देते हैं। हंसी मजाक करते हुए सभी खाना खा रहे होते हैं।
हलवा तो कितना स्वादिष्ट बना है, लेकिन कबीर तो तारीफ भी नहीं कर रहा है भाई। लगता है उसे पसंद नहीं आया है शायद। भैया को तो तब पसंद आएगा ना जब सिया भाभी उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो भाई सिया, अब तुम ही अपने हाथों से कबीर को हलवा खिला दो, हमें पता तो चले कि इसे पसंद भी आया है या नहीं। सिया शर्मा कर मुंह नीचे करके ही बैठी रहती है। शर्म के कारण उसकी आवाज तक नहीं निकल पाती है। उसकी हालत देखकर खुशबू झट से कहती है, अच्छा ठीक है, हमारी प्यारी सी भाभी तो शर्मा ही रही है भाई। ऐसा करते हैं कि उल्टा कर देते हैं, कबीर पहले सिया को खिलाएगा, फिर सिया कबीर को खिला देगी। अब तो ठीक है ना सिया? सब कबीर कबीर करते हुए हूटिंग करने लगते हैं और कबीर सकुचाते हुए एक चम्मच हलवा सिया को खिलाता है। सबके सामने सिया शर्म से लाल हो जाती है और चाहकर भी कबीर को खिला नहीं पाती। चलो भाई, कोई बात नहीं, वैसे भी अब ये दोनों दो जिस्म एक जान है। कबीर ने खिलाया क्या और सिया ने खिलाया क्या, एक ही बात है। कुछ दिन बाद खुशबू और बाकी सभी मेहमान अपने अपने घर लौट जाते हैं और घर में रह जाते हैं सुजाता, कबीर और सिया। लेकिन सिया और कबीर शर्म और संकोच के कारण नए जोड़ों की तरह बर्ताव ही नहीं कर पाते हैं। एक दिन सुजाता कबीर से पूछती है, कबीर बेटा, हनीमून पर जाने की क्या प्लानिंग है तुम लोगों की? कब जा रहे हो? अभी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है मम्मी, काम से समय मिले तो सोचो ना। काम से समय मिलता नहीं, निकालना पड़ता है बेटा। कम से कम बहू को रोज घुमाने तो ले जाया कर, थोड़ी बातें भी तो किया करो ना तुम दोनों। तुम लोग तो अजनबियों की तरह बस हूँ हाँ में बातें करते रहते हो। तभी वहां सिया आ जाती है और सुजाता से पूछती है, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो सब अच्छा लगता है बहू, तुम तुम्हारे पतिदेव से पूछ लो, वो जो कहेगा वो बना लो। क्या खाएंगे आप? कुछ भी बना लो। सिया के छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब देकर कबीर फिर से लैपटॉप में सिर घुसा लेता है। इसी तरह शादी को 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन ना तो सिया बाहर घूमने जाने की जिद करती है और ना ही कबीर ऐसी कोई प्लानिंग करता है। सुजाता को दोनों का ये बर्ताव खटकने लगता है। इन्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि दोनों की अभी अभी शादी हुई है। अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, पति पत्नी को घुलने मिलने में इतना समय थोड़ी ही लगता है, और आजकल के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन खुशबू का फोन आता है और वो अपनी मम्मी से घर के हालचाल पूछती है। और कबीर और सिया कैसे हैं? अभी तो खूब घूमना फिरना और शॉपिंग चल रही होगी दोनों की। अरे कहाँ, इन 2 महीनों में बस एक बार बाहर निकले हैं दोनों साथ में। अरे कहाँ, इन 2 महीनों में बस एक बार बाहर निकले हैं दोनों साथ में, वो भी गायत्री आंटी के यहाँ खाना खाने के लिए। सिया ज्यादा बात करती नहीं है और कबीर तो पहले से ही संकोची स्वभाव का है। क्या करें दोनों का। मम्मी ऐसा करो ना, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ। हो सकता है तुम्हारे सामने झिझकते होंगे दोनों, कुछ दिन अकेले रहेंगे तो उनके बीच की नजदीकियां बढ़ जाए शायद। सुजाता ऐसा ही करती है और अपनी बेटी के यहाँ चली जाती है। कुछ दिन रहने के बाद वो इस उम्मीद में वापस आती है कि अब उसके बेटा बहू भी बाकी नए नवेले जोड़ों की तरह रोमांटिक हो गए होंगे, लेकिन घर का सीन सेम वही का वही होता है। सुजाता फोन पर खुशबू से बात करती है। पूरे 2 हफ्ते ये लोग अकेले रहे हैं खुशबू, लेकिन अब भी इनके बीच में कुछ नहीं बदला है। दोनों अभी भी अजनबियों की तरह ही रहते हैं। क्या बात कर रही हो मम्मी? इनके साथ के कपल्स को देखो, कितनी मस्ती में रहते हैं, और ये दोनों तो लगता है जैसे जवानी में ही बूढ़े हो गए हैं। ना बाहर घूमने जाते हैं, ना हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की बात का बस हाँ हूं में जवाब देकर छुट्टी करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है मम्मी, एक दूसरे से बातें शेयर नहीं करेंगे तो अकेलेपन से घिर जाएंगे। कुछ दिन और देखो, शायद सब ठीक हो जाए। भगवान करे सब ठीक हो जाए। वैसे ये इतना पर्सनल मामला है ना कि हम उनसे खुलकर बात भी तो नहीं कर सकते हैं। शादी को 5 महीने होने के बाद भी जब हालात बिल्कुल भी नहीं बदलते, तो सुजाता कुछ ठोस कदम उठाने का सोचती है। मैं इनसे खुलकर बात तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करूंगी, इनमें नजदीकियां अपने आप बढ़ जाएंगी। अगले दिन, सिया बहू, पिछले महीने सारी चीजों का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। सब चीजों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। मेड ने भी पैसे बढ़ाने के लिए कह दिया है। अब हमें अपने खर्चों पर कटौती करना बहुत जरूरी हो गया है। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही हाथ रोक कर चले, लेकिन जहां भी पैसा बचा सकते हैं हमें वहां बचाना है, ठीक है? सिया हाँ में सिर हिला देती है। रात को कबीर के आने के बाद सिया किचन में तीनों के लिए खाना थालियों में सर्व कर रही होती है कि सुजाता आकर कहती है, बहू, मैंने कहा था ना तुमसे कि जहां बचत हो सकती है हमें वहां करनी है, तो फिर ये 3 थालियां क्यों?
तुम और कबीर एक ही थाली में खाना खाओगे आज से, ठीक है? लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बर्तन ज्यादा निकल रहे हैं इसलिए बाई बहुत किलकिल करती है, ऊपर से साबुन का खर्च अलग। तुम 2 ही थालियां लगाओ, ठीक है? सिया 2 थालियां लेकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। कबीर सुजाता से पूछता है, ये क्या, कौन खाना नहीं खा रहा है आज? सब खा रहे हैं, लेकिन आज से तुम दोनों एक ही थाली में खाना खाओगे और मैंने इसका कारण सिया को बता दिया है, इसलिए उसी से पूछ लेना तुम। अब खाना खाओ। कबीर को हैरानी होती है, लेकिन वो सुजाता के कड़क स्वभाव को अच्छे से जानता था, इसलिए बिना बहस किए चुपचाप खाना खाने लगता है। दोनों को एक थाली में खाना खाते हुए देखकर सुजाता मन ही मन में खुश होती है। अगले दिन, मम्मी जी, आज भी खाना एक ही थाली में? अब क्या रोज रोज एक ही सवाल पूछने वाली है क्या बहू? अब तुम दोनों को हमेशा एक ही थाली में खाना खाना है और मेरी इस बात को गांठ बांध लो, समझ गई? ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुजाता सिया से अचानक एक सवाल पूछ लेती है, जिससे वो हड़बड़ा जाती है। दरअसल आजकल सुजाता इतनी कड़ाई से बात करती थी कि सिया घबरा ही जाती थी। बहू, तुझे पता है ना कबीर क्या बिजनेस करता है? जी पता है मम्मी जी। तो तुझे उसके बिजनेस के बारे में और क्या क्या पता है? जैसे कि वो कहाँ से माल लाता है, कैसे सेल करता है, कितना प्रॉफिट है, कहाँ नुकसान हो रहा है, ये भी पता होगा तुझे? नहीं मम्मी जी, इतना सब तो मुझे नहीं पता है। तो अब से पता करना शुरू कर दे। तू उसकी पत्नी है ना, उसके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी नहीं रखनी चाहिए क्या तुझे? हो सकता है कि तेरी कोई सलाह उसके काम आ जाए। जी मम्मी जी। सिर्फ जी मम्मी जी कह देने से कुछ नहीं होगा। आज से उसके साथ बैठकर सब देखना और सीखना पड़ेगा तुझे, समझी? क्या फायदा फिर तेरे इतना पढ़े लिखे होने का? मैं ध्यान रखूंगी मम्मी जी। अगले दिन, बहू, कबीर का टॉवल कितना खराब हो गया था, तुमने ध्यान भी नहीं दिया क्या? मैंने उसे फेंक दिया है, अब नया टॉवल अगले महीने ही आ पाएगा, तब तक दोनों एक ही से काम चलाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। सिया कबीर के उठने से पहले ही नहा लेती थी। अगले दिन वो नहाकर गीले टॉवल को बालकनी में सूखने के लिए डालती है और भूल जाती है। नहाने के बाद कबीर को वॉशरूम में टॉवल नहीं मिलता और उसे सिया को आवाज लगानी पड़ती है। सिया, मेरा टॉवल कहाँ है? वो बालकनी में है, अभी लाती हूँ। सिया भागकर टॉवल लाती है और कबीर को देती है। टॉवल देते समय दोनों एक दूसरे के हाथ से टकराते हैं और पहली बार दोनों के शरीर में सिहरन सी दौड़ पड़ती है। 2 दिन बाद, बहू, आज शाम को गायत्री आंटी के पोते का जन्मदिन है, तुम और कबीर ही वहां चले जाना। मेरे तो पैरों में जकड़न सी हो रही है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। आप भी हमारे साथ चलिए ना मम्मी जी, कार में बैठकर ही तो जाना है। किसने कहा कार में जाना है? कार लेकर नहीं, तुम दोनों बाइक पर जाओगे। कार में पेट्रोल ज्यादा लगता है, फिर तुम्हें मॉल से गिफ्ट भी तो लेना है ना, वहां पर पार्किंग का पैसा लगेगा, सो अलग, समझ गई? ठीक है मम्मी जी। और बाइक पर जा रही हो तो जो भी कंफर्टेबल लगे वही कपड़े पहनना। वेस्टर्न पहनोगी तो भी चलेगा, वैसे भी बच्चों की पार्टी रहेगी। गायत्री की बहुएं भी तो ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही पहनती है। मम्मी जी, मैं जीन्स और टॉप पहन लूं क्या? बाइक पर वही सही रहेगा। बिल्कुल पहन लो और खूब अच्छे से तैयार होकर जाना, ठीक है? सिया जीन्स और सीक्वेंस वाला टॉप पहनती है और हल्का सा मेकअप और मैचिंग एक्सेसरीज लेकर तैयार हो जाती है। रोज की अपेक्षा उसका रूप और निखर कर आता है। वाह, ऐसे अच्छे से रहा कर बहू, देख तो कितनी सुंदर लग रही है। कबीर आता ही होगा, आराम से जाना दोनों। कबीर घर आ जाता है और सिया को पहली बार जीन्स और टॉप में देखकर खुश होता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। मॉल पहुंचते ही कबीर के मोबाइल पर सुजाता का फोन आता है। कबीर बेटा, वो आंटी का फोन आया था, आज की बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई है, तो ऐसा करो तुम दोनों थोड़ी देर मॉल में ही घूम लो और खाना भी वहीं खाकर आ जाना। सिया ने मेरा खाना बना दिया है, बेचारी को आकर फिर किचन में लगना पड़ेगा। सिया और कबीर मॉल में घूमने लगते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे से पूछकर खाना ऑर्डर करते हैं। तो खाना खाने के लिए 2 थालियां मंगवानी है या रोज की तरह एक ही थाली में खाएंगे? जवाब में सिया केवल हंस देती है। आज उनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है। आते समय कबीर सिया को आइसक्रीम खिलाता है और सुजाता के लिए भी पैक करवा लेता है। दोनों खुश होकर घर आते हैं। मम्मी, ये आपके लिए आइसक्रीम, फ्लेवर सिया की पसंद का है। दोनों को खुश देखकर सुजाता को बड़ी खुशी होती है और राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। सिया और कबीर को भी अब एक ही थाली में खाना खाना अच्छा लगने लगता है और खाना खाते हुए दोनों की बातें भी होने लगती है। मम्मी देखो,
मैंने तो अपने हिस्से की सब्जी खा ली है, अब इसे कहो कि बाकी ये फिनिश करे। रोज छोड़ देती है और मुझे डबल खाना पड़ता है या फिर वेस्ट हो जाती है। मम्मी जी, अब मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, मैं अब से पूरी खा लूंगी। सिया की घबराहट को देखकर कबीर और सुजाता दोनों को आश्चर्य होता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठकर सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन, मम्मी, आज मेरे फ्रेंड सौरभ के बेटे का बर्थडे है, हम सबको बुलाया है। आप दोनों शाम को तैयार रहना, फैक्ट्री से आते ही हम निकल जाएंगे। शाम को कबीर फैक्ट्री से आता है और सुजाता उससे कहती है, बेटा, मैं तो नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैरों ने तो आज भी जवाब दे दिया है। ये क्या मम्मी, सौरभ ने कितने प्यार से आपको आने के लिए कहा है, चलो ना आप भी। नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ और आराम से एंजॉय करके आओ, मैं मेरा फेवरेट सीरियल देख लूंगी। ठीक है फिर। तभी सिया सुंदर सी गुलाबी साड़ी पहनकर आती है और कबीर सुजाता के सामने ही सीटी बजाकर कहता है, वाह, देखा मम्मी, तुम्हारी बहू आज कितनी प्यारी लग रही है। आज मेरी बहू तो रोज ही प्यारी लगती है। सिया, मैं कार निकाल रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। कार क्यों? हम बाइक पर ही चले जाएंगे ना? कबीर उसे समझा बुझाकर कार में ले जाता है। अगले दिन सिया रात के खाने में वेजिटेबल खिचड़ी बनाती है, जो काफी पतली बन जाती है। ये तो खिचड़ी की रसेदार सब्जी बन गई है। सॉरी, लेकिन आज तो हम एक थाली में खाना नहीं खा पाएंगे भाई। नहीं, हम खा लेंगे, या फिर ऐसा कीजिए, आप पहले खा लीजिए, मैं इसी थाली में बाद में खा लूंगी। ये कैसा प्यार है भाई, ले लो ना दूसरी थाली, क्या हो जाएगा। लेकिन सिया दूसरी थाली नहीं लेती है, क्योंकि अब वो सुजाता से डरने लगी थी। सुजाता की नाराजगी भरी बातों का उसके नाजुक मन पर गहरा असर हुआ था। कुछ ही दिनों में सुजाता इस बात को समझ जाती है और सिया से इस बारे में बात करके उसे सब समझाती है। बेटी, तुम मेरे लिए बिल्कुल खुशबू की तरह हो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये सब तुम दोनों को पास लाने के लिए कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम दोनों को पास लाते लाते मैं खुद को ही तुमसे दूर कर लूंगी। मैं समझ गई हूँ मम्मी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैंने तो सुना था कि सास तो बेटों को बहू से दूर करती हैं, लेकिन आपने तो हमें पास ला दिया। आप ऐसा ना करती तो हम कभी पास ही नहीं आते। थैंक यू मम्मी जी। तो फिर आज कैसे खाना खाना है? अब तो एक ही थाली में हम दोनों का खाना होगा मम्मी जी, हमेशा।